वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी पढ़ाएंगे आपको और हिंदी में बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है समास का। समास पढ़ते हैं आज हम। सबसे पहले जानते हैं समास के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं समास की क्या होती है। लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। गाइस यहाँ शब्दों की बात हो रही, वर्णों की बात नहीं हो रही। मैंने यहाँ नोट पे भी लगा रखा है कि शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। शब्दों से के मेल से समास बनते हैं, शब्दों के मेल से समास बनते हैं और वर्णों के मेल से संधि बनती है। वर्ण में और शब्द में अंतर होता है। उसके बाद हम समास के भेदों के बारे में बात करते हैं। हमारे समास के 6 भेद होते हैं। नंबर पहला अव्ययीभाव समास, नंबर दूसरा तत्पुरुष समास, नंबर तीसरा कर्मधारय समास, नंबर चौथा द्विगु समास, नंबर पांचवा द्वंद्व समास और नंबर छठा होता है हमारा बहुव्रीहि समास। नंबर छठा होता है बहुव्रीहि समास। गाइस पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। हम पहले जानेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में कि होता क्या, इसको कैसे पहचानते हैं। लिखा है जिस समास का पहला पद अव्यय प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक हमने यहाँ नोट भी लगा रखा है। नोट में कहते हैं आपको जब पहचानना है तो कैसे समझ में आएगा। इसका पहला पद उपसर्ग होता है। मोस्टली क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, जो इनके पहले पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, मतलब कि उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग जैसे हमारे होते हैं यथा, आ, भर, अनु, गिर, प्रा, प्रति आदि। इस टाइप के जो हमारे उपसर्ग होते हैं सबसे पहले हमें शब्द में यही मिलेंगे। जैसे कि हमने पहला आपका उदाहरण दे रखा है प्रतिदिन, प्रतिधन दिन दिया है, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन। ये जो है हमारा प्रति, ये जो है हमारा प्रति, देखिए एग्जांपल में भी है आपका प्रति। ये जो हमारा प्रति है ये है हमारा उपसर्ग। ये क्या है हमारा, ये उपसर्ग। दूसरा है प्रतिदिन का मतलब है प्रत्येक दिन। आजन्म, आधन जन्म। अब आधन जन्म जब हमने इसका विग्रह किया तो आधन जन्म मतलब ये जो आ है हमारा, ये भी हमारा हो गया उपसर्ग। आधन जन्म मतलब जन्म से लेकर। उसके बाद यथा संभव, ये जो यथा है हमारा ये भी हमारा उपसर्ग है। तीसरे में लिखा है प्रतिकूल, प्रतिधन कूल, जो हमारा प्रति है ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा उपसर्ग है। मतलब कहने का है कि जब आप अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे, जब आप शब्दों को पहचानेंगे, उनका विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने पर वैसे विग्रह नहीं भी करेंगे फिर भी हमें सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उपसर्ग ही मिलेगी। विग्रह करने पर जो हमारा उपसर्ग शब्द होता है, उपसर्ग होता है वो अलग हो जाता है। कहने का मतलब है अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए बस आप उपसर्ग को याद रखिए, इससे आप पहचान सकते हैं कि अव्ययीभाव समास है। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। अब देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। यहाँ पे दे रखा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। उसमें क्या होता था, पहला पद प्रधान होता था। इसमें लिखा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह का लोप होता है। दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। काहे का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। अब उदाहरण से समझते हैं कारक चिन्ह होता क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है राजकुमार, राजा का कुमार। फिर से एक बार समझिए, राजकुमार, राजा का कुमार। ये दोनों पद है ना हमारे, एक ये और इनके बीच ये है जो हमारा, ये है हमारा कारक। ये क्या है हमारा कारक। दूसरा दिया है राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर हमारा ये कारक है। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, यहाँ पर ये हमारा कारक है। तीसरा लिखा यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यहाँ पर के लिए, ये पूरा हमारा जो है ये हमारा यहाँ पे कारक का लोप हो रहा है। मैंने आपसे यहाँ पहले ही कहा था कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह का लोप होता है। यहाँ पे कारक का लोप हो रहा है, यहाँ भी लोप हो रहा है कारक का, यहाँ भी लोप हो रहा है कारक का और यहाँ भी लोप हो रहा है कारक का। अब जैसे यहाँ पे समझते हैं, शिवालय, शिव का आलय, जैसे यहाँ पे समझते हैं शिवालय। अब जो ये है हमारा का, ये भी हमारा है कारक, यहाँ पे भी हमें कारक का लोप हो रहा है। अब जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अब ये जो हमारा में है यहाँ भी हमें कारक का लोप हो रहा है। जैसे पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति, अभी आप समझेंगे यहाँ भी से आ गया, यहाँ भी से आ गया, सब समझाएंगे भी। पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति। अब देखिए ये तो हमें उदाहरण हो गए तत्पुरुष समास के। अब तत्पुरुष हमारे जो समास होते हैं जहाँ पे कौन से कारक हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये हमारे होते हैं 5 प्रकार के। जैसे नंबर पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है, को का लोप होता है, इसमें को का लोप होता है, इसमें हमारा को का लोप होता है। दूसरा हमारा होता है
करण तत्पुरुष, इसमें हमारा से का लोप होता है, से का लोप होता है। जैसे कि हमारा करुणापूर्ण लिखा है, करुणा से पूर्ण, तो ये हमारा यहाँ पे मिल गया करण तत्पुरुष, से का लोप होता है, तो ये हमारा करण तत्पुरुष के अंतर्गत जो ये हमारा कारक है से, ये हमारा करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब ये हमारा लिखा है संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ पे होता है के लिए का लोप होता है। जो संप्रदान तत्पुरुष होता है इसमें के लिए का लोप होता है। अब देखिए के लिए, जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ पे जो हमारा के लिए जो कारक है यहाँ पे इस संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, यहाँ पे के लिए का लोप हो रहा है। अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष, से अलग होने के संबंध में। ये काहे के लिए होता है? से, यहाँ पे से था, यहाँ से करुणा से पूर्ण था, लेकिन यहाँ है से अलग होने के संबंध में। जैसे पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति, मतलब वो पाप से अलग हो गया, उसको पाप से मुक्ति मिल गई, पाप से अलग हो गया, इसलिए इसका और इसका दोनों का मीन्स, दोनों का मतलब अलग होता है। यहाँ करुणा से पूर्ण है वो, और यहाँ पे है पाप से मुक्ति, मतलब पाप से अलग हो गया, पाप से मुक्ति मिल गई उसे। उसके बाद देखते हैं संबंध तत्पुरुष, का की के का लोप होता है। यहाँ पे का की के जितने आते हैं उसका लोप होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है राजकुमार, राजा का कुमार, तो का की के आया यहाँ पे, अगर संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत ये आते हैं हमारे कौन से, जैसे हमारे का की के, इनका लोप होता है। उसके बाद राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकुमार, राजा का कुमार, ये होते हैं हमारे तत्पुरुष समास। और इनमें एक चीज हमेशा याद रखिए, इनमें आपको दोनों पदों के बीच जो कारक होते हैं ये जरूर मिलेंगे। आइए हम चलते हैं अपने तीसरे समास की ओर। अब हम अपने तीसरे के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा कर्मधारय समास। इसमें दिया जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्ण पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसे कैसे पहचानिए, सब लिखा है कैसे, क्या होता है, अब आगे समझिए, समझ में आएगा। यहाँ पे हमने आपके लिए नोट लगा के दे रखे हैं। नोट में क्या है, आप जब इन तीनों नोट को पढ़ेंगे और जो हमारे उदाहरण है उसमें रख के फॉलो करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, तो आपको ये समास पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ लेंगे कि ये समास को कैसे पहचानते हैं। जैसे हमारा लिखा पहला पद विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है, बताते विशेषण कैसे होता है। दूसरे में लिखा दूसरे पद की तुलना होती है, दूसरे पद की तुलना होती है, पर तुलना भी कैसे होगी वो भी बताया जाएगा अभी। विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं। आप सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कर्मधारय समास की, विग्रह करने पर, है विग्रह तो करना ही पड़ेगा, विग्रह करने पर जो उनके बीच में आती या तो है जो आएगा और या तो के समान आते हैं। मोस्टली आप ले लीजिए है जो के समान ही आएंगे। जैसे चरण कमल, जैसे यहाँ पे चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ पर तुलना कर दी गई, यहाँ पर तुलना कर दी गई, मतलब विशेषता बता दी गई। चरण के समान, कमल के समान चरण, यहाँ पर तुलना की जा रही है। और हमने आपको जो एक मेन चीज बताई थी कि के समान है जो मध्य में आते हैं, जैसे कि ये हमारा के समान, ये हमारा यहाँ पर मध्य में आ गया। ऐसे ही आपको जितने भी इसके उदाहरण मिलेंगे, या तो है जो आएगा मध्य में, या तो के समान आएगा। दूसरा लिखते हैं महापुरुष, महान है जो पुरुष, यहाँ भी तुलना हो रही है, महान है जो पुरुष, पुरुषों में तुलना हो रही है, पुरुषों में तुलना हो रही है, कह रहे हैं महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष मतलब कि महापुरुष। आप देख सकते हैं कि यहाँ विशेषता भी बताई जा रही है। जो हमारा महान है वो हमारे यहाँ पे क्या है, विशेषण है, क्योंकि महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता बता देंगे। और ऊपर वाला जो कमल के समान चरण है, यहाँ चरण की तुलना की जा रही काहे से, कमल से, ये भी हमारा एक तरीका, क्योंकि तुलना कर दी गई तो ये हमारा यहाँ पे विशेषण बन गया है। यहाँ पे के समान है जो, ये देखिए है जो आ गया मध्य में, मैंने आपको बताया था मध्य में है जो या के समान आते हैं। उसके बाद यह मृग नयन, मृग के समान नयन, यहाँ भी तुलना हो रही है, यहाँ भी विशेषण आया है मृग के समान नयन। और यहाँ भी हमने जो मेन चीज आपसे कही थी कि या तो बीच में के समान या है जो आएगा, इसको पहचानने के लिए आप सिर्फ ये याद रखिए, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि है जो के समान, ये आपके मध्य में आएंगे, आपके कर्मधारय समास हो जाएगा, ये जरूर आते हैं बीच में। दूसरा लिखा महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, यहाँ पे भी तुलना हो रही, यहाँ पे भी विशेषण, यहाँ भी महान आ गया। अब यहाँ भी बीच में हमारा है जो आया है। आप देख सकते हैं आपके पास जो बुक भी होगी, मोस्टली जो होंगे, मोस्टली वहाँ पे के समान है जो ये मध्य में जरूर आएंगे। आप इनको जरूर फॉलो करिएगा, आपको समास पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे ये तीन चीजें तो जरूर याद रखिएगा आपकी, पहला पद विशेषण होता है, दूसरे पद की तुलना की जाती है, विशेषण भी मैंने आपको समझाया, कहाँ पे किससे तुलना की गई वो मैंने आपको बताया, विग्रह करने पर मध्य में है जो और के समान आता है।
द्विग समास। चौथा है हमारा द्विग समास। द्विग समास में क्या कह रहे हैं, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। ये तो बिल्कुल सरल है, पहला पद आप पढ़ लीजिए संख्यावाचक हो। नोट, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चौराहा, चार, यानी कि क्या हुआ, चार राहु का समूह। जब विग्रह किया तो चार राहु का समूह। आप देख सकते हैं कि संख्या वाले शब्दों का प्रयोग हो रहा है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। यहाँ पे आपका पहला पद संख्यावाचक ही है। जैसे कि हमारा एग्जांपल लिखा है, चौराहा चार राहु का समूह, त्रिकोण तीन कोणों का समूह, तिरंगा तीन रंगों का समूह, तिराहा तीन राहों का समूह। इस तरीके से आपको वर्ण मिलेंगे तो वो हमारा होगा द्विग समास, वो हमारा होगा द्विग समास। पांचवा गाइस हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या कह रहे हैं कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर जो हमारा मध्य में आता है, और आता है, अथवा आता है, या आता है, एवं, इस टाइप के वर्ड आ जाते हैं मध्य में हमारे। नोट पे देखिए लिखा है दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। देखिए जब विग्रह करेंगे तो क्या बताएगा, तो दोनों, ये जरूर याद रखिएगा कि दोनों शब्द एक दूसरे, ये जो हमने आपके नोट में हर जगह आप देख रहे हैं कि आपको नोट लगा के कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, वो इसलिए लिख रहे हैं कि ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये ऐसी चीज है अगर आपके दिमाग में सेट हो गई तो आप समास लिखा हुआ देख के बता दोगे कौन सा समास है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर उस नोट के हिसाब से फिक्स हो रहा है। उसमें मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, पाप और पुण्य। मैंने सबसे पहले नोट को देख लीजिए, पाप और पाप पुण्य, पाप पुण्य। यहाँ पे मैंने कहा समास विग्रह करने में बीच में और अथवा आएगा, यहाँ पे और आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा और है और यहाँ पे और आ गया, तो क्या हुआ, पाप और पुण्य। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये दोनों पद होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा जो पाप का विलोम शब्द होता है, पाप का, वो क्या होता है, पुण्य होता है। पाप का पुण्य ही तो होता है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हुए कि नहीं हुए, उल्टा हुए कि नहीं हुए, यही हुआ ना। अब दूसरा दिया सुख दुख। सुख का विलोम शब्द क्या होता है, दुख। तो ये एक दूसरे के अपोजिट ही तो हो रहे हैं। और समास जब इसका विग्रह किया तो बन गया सुख और दुख, ये हमें बीच में मिल गया। उसके बाद गुण दोष। किसी इंसान के अंदर गुण मतलब अच्छाई होती है तो दोष मतलब बुराई होती है, तो गुण का अपोजिट ही होता है दोष। एक दूसरे के उल्टे ये भी हो गए। और जो बीच में हमारा दिया है और, ये हमें और, अथवा, या, एवं, ये सब लगते हैं, ये जरूर मिलेंगे। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ये जरूर याद रखिएगा कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, पाप का पुण्य, सुख का दुख का दोष। अब हम अपने पांचवें टाइप के बारे में बात करेंगे अभी, छठवें टाइप के बारे में बात करेंगे कि हमने अपने पांचवा पढ़ा है द्वंद्व समास। अब हमने छठवें समास के बारे में बात करते हैं। जो हमारा छठवां समास है, छठा समास है, वो है बहुब्रीहि समास। इसको जरा बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि पीछे कई हम समास ऐसे पढ़ाए जिसमें आपको ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे इस समास में जो शब्द पिछले वाले से मैच करते हैं, लेकिन बस उसमें तीसरा अर्थ नहीं निकलता और इसमें तीसरा अर्थ निकलता, सिर्फ इसका ही अंतर होता है। जैसे कि हम पहले बहुब्रीहि समास की डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं क्या होती है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों जो पद होते हैं वो मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। नोट में भी हमने यहाँ पे आपका यही लिख रखा है कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। अब ये तीसरा अर्थ कैसे निकलता है, अब आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले उदाहरण में लिखा है चतुर्भुज। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी। अच्छा, वहां पे जब हमने पिछले पढ़ते आए तो जैसे तिराहा पढ़ा था, तीन राहों का समूह। सिर्फ हमने जब समास विग्रह किया था तो सिर्फ इतना ही तो निकल रहा था कि तीन राहों का समूह, तीन राहों का समूह, तो वो हमारा द्विग समास हो गया था कि तीन राहों का समूह चार, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला था, तीसरा अर्थ नहीं निकला था। लेकिन यहाँ पे जो है चतुर्भुज, चार राहों का समूह। अब यहाँ पर चतुर्भुज है जो चार है भुजाएं जिनकी, चार है भुजाएं जिनकी। अब आप ध्यान लगाइए, चार भुजाएं किनकी होती हैं, चार भुजाएं अर्थात विष्णु जी। भाई विष्णु जी की ही तो चार भुजाएं होती हैं। अब यहाँ पे हमने कहा समास विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। अब यहाँ पे दो अर्थ तो थे, दो पद तो थे हमारे, लेकिन अर्थ दूसरा निकल गया ना। यहाँ पर लिखा है दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जो यहाँ पे हमारा तीसरा अर्थ निकला है वो है विष्णु जी। यहाँ पे हमारा तीसरा अर्थ निकला है नहीं। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है लंबोदर। लंबा है उदर जिनका। अब आप सुन के ही समझ गए होंगे किनका होता है लंबा उदर। लंबा है उदर जिनका।
अर्थात गणेश जी। गणेश जी का उधर ही तो लंबा होता है, अर्थात गणेश जी। अगला लिखा दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब सिर। 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब होता है सिर। 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन है, किसके सिर है 10, आप समझ गए होंगे, रावण। रावण के ही 10 आनंद होते हैं। उसके बाद लिखा त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिनके, आप त्रिनेत्र बहुत सुन रखा होगा। 3 है नेत्र जिनके, अर्थात कौन, शिव जी। जिनके 3 नेत्र होते हैं वो है हमारे शिव जी। तो यहाँ आप जो सभी एग्जाम्पल बताए, सभी उदाहरण बताए, सभी में जब समास विग्रह हम उनका कर रहे हैं तो हमारा तीसरा अर्थ निकल रहा है, और जो तीसरा अर्थ निकलना ही हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। आप बस इस जितने भी मैंने आपको जितने भी समास में नोट लगवाए हैं, आप सबसे ज्यादा उन पे फोकस रखिएगा। आप कोई भी एग्जाम्पल जब उठाइएगा तो बस उन नोट पे एक बार फोकस डाल लीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और नोट जरूर याद रखिएगा, ये आप जरूर याद रखिएगा, मोस्टली नोट जरूर याद रखिएगा सारे। हमने आपको समास पढ़ा है, आप इनके नोट्स घर पे जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाएं, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा पढ़िए उसको, दोबारा नहीं समझ में आता तीसरी बार पढ़िए, और घर पर कोशिश करिए। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा, जरा सा भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताएं, या हमने आपको जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें ज़रूर बताएं। आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।